हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में दूसरी वीडियो पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लिया था। आज हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर यदि बनना हो तो कैसे बनेगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वाले ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही हिंदी साहित्य के काल खंडों में बांट दिया गया है, जो कि प्रमुख रूप से 5 खंडों में बांटा गया है। पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल, पांचवा आधुनिक काल। तो संधि, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि राम कुमार वर्मा ने आदि काल को क्या कहा है? तो संधि काल भी कहा है और चारण काल भी कहा है। ठीक, तो देखिए इन्होंने संधि काल की समय सीमा क्या रखी है। तो अच्छा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत मानी है, और चारण काल की समय सीमा कितनी मानी है? 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत मानी है। बाकी भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल इन्होंने शुक्ल की तरह ही बिल्कुल विभाजित किया है। तो केवल आपको दो याद रखना है, संधि काल और चारण काल। इसकी समय सीमा, संधि काल की समय सीमा है 750 विक्रम से 1000 विक्रम तक। चारण काल की समय सीमा है 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। और भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो 1375 विक्रम से 1700 विक्रम संवत तक। और रीति काल की 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। इसके बाद शुक्ल ने जो बांटा था चारण काल के बाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही बिल्कुल हूबहू उसी काल विभाजन को आधार बनाया हुआ है। पांचवा है आधुनिक काल। इसका भी समय सीमा उन्होंने क्या रखी है? 1900 विक्रम संवत से अब तक। अब इस इतिहास ग्रंथ के बारे में, इस काल विभाजन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, विशेष बात क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं शामिल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि बनना हो तो बनेगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत, जिसकी समय सीमा उन्होंने 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक मानी है, उसके भीतर कौन कौन सी रचनाओं को रखा है? इसके भी संधि काल के भीतर उन्होंने अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उन्हीं को शामिल की है। और चारण काल और शुक्ल की वीर गाथा काल की रचनाएं जो है वो बिल्कुल सामान्य है। अतः कहा जा सकता है कि जो राम कुमार वर्मा हैं उनमें, उनके काल विभाजन में और शुक्ल के काल विभाजन में कोई विशेष अंतर नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि किसको, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा में हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? किसे माना है? तो उत्तर होगा स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। अब आपको कहीं भ्रम न हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो काल विभाजन दिया है वो विक्रम संवत में दिया है, लेकिन जो उसकी सीमा तय कर दी है ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की, कब से कब तक? तो 693 से 1693 ईस्वी तक। क्वेश्चन ये पूछेगा यदि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है। ये हुई डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन की मुख्य मुख्य बातें। अब हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन को देखने वाले हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा लिखित मुख्य रूप से इनकी 3 पुस्तकें कौन कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी में आई थी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में आई थी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि वो भी 1952 में ही आई थी। चलिए हम इनके काल विभाजन को देख लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना जो काल विभाजन है वो ईस्वी में किया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना काल विभाजन किया है, मिश्र बंधु ने अपना काल विभाजन किया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना काल विभाजन किया है, वो किसमें किया है? विक्रम संवत में किया है। और जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना काल विभाजन किसमें किया है? ईस्वी में किया है, ईस्वी मिशन में। चलिए, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। क्वेश्चन ये पूछेगा
कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रीति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? तो उत्तर मध्यकाल दिया है। अब चलिए इनकी समय सीमा हम लोग देख लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है। और पूर्व मध्यकाल जिसे हम लोग भक्ति काल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे भक्ति काल कहा है, उसकी समय सीमा इन्होंने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जिसकी समय सीमा इन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी माना है, और आधुनिक काल जिसकी समय सीमा इन्होंने 1900 से लेकर अब तक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है जो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन जो है केवल ईस्वी में मान दिया है, और रामचंद्र शुक्ल ने किस में मान दिया है? विक्रम संवत में मान दिया है। बाकी 4 भाग उन्होंने भी किए हैं, इन्होंने भी किए हैं। बस केवल अंतर क्या है, उन्होंने अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, उसको क्या कहा है? आदिकाल। उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल क्या है। समय सीमा इसकी वही है, केवल उन्होंने विक्रम संवत में माना है और इन्होंने किस में मान लिया है? ईस्वी में मान लिया है। अब चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कथन पे हम लोग विचार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की समीक्षा हेतु मूलभूत प्रतिमान तय किया। वह काव्य शास्त्री न होकर क्या था? समाज शास्त्री था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? क्या काव्य शास्त्री था या समाज शास्त्री? तो क्या था? समाज शास्त्री था। जबकि शुक्ल का क्या था? शुक्ल ने काव्य शास्त्री और समाज शास्त्री दोनों को समाहित किया है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण जो क्या था? समाज शास्त्री है। उन्होंने क्या कहा है कि जो द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य का एक ही मानदंड है, एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? मनुष्य। और ये इन्होंने कहा है, अशोक के फूल जो इनका निबंध है उसी में वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कहा इन्होंने इस बात को कहा था? उनका जो निबंध है अशोक के फूल, उसी निबंध में इन्होंने इस बात को कहा हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर, भाषा के बादशाह हैं आदि कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का मूल्यांकन करते हुए उनकी अक्षरता को इस्लामी केश्वरवाद या पैगंबरी खुदाबाद का प्रभाव माना था। किसने? आचार्य शुक्ल ने कबीर को उतना महत्व नहीं दिया है, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अगर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है? कबीर की जो व्याख्या है वो नाथ संप्रदाय में हठ योग साधना में खोजी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कबीर पर इस्लाम की कायकेश्वरवाद या पैगंबरी खुदाबाद का प्रभाव माना है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है इससे पहले कई एग्जामों में कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये रही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन की प्रमुख बातें। अब हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के जो काल विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन के बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। और भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। और रीति काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक मानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन, क्योंकि इन्होंने जो समय सीमा मानी है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की, वो ईस्वी के मध्य तक मानी है। जैसे आदिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी यदि हम कहें तो 650 से 1350 तक मानी हुई है। और भक्ति काल की 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। और रीतिकाल की 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। और आधुनिक काल की 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक मानी है। इन्होंने आधुनिक काल में 4 उपखंड भी कर दिए हैं: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद, छायावादोत्तर काल। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने
भारतेंदु युग को क्या कहा है? डॉक्टर नगेन ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है और इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी है। अब तक के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर नगेन ने भारतेंदु युग को किस नाम से बुलाया है? तो पुनर्जागरण काल। समय सीमा क्या मानी है? 1857 से 1900 ईस्वी तक। और द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेन ने किस नाम से पुकारा है? तो जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी युग है और उसकी समय सीमा क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी तक है। और छायावाद की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 से 1938 मानी है। बाकी सर्वमान क्या है? 1918 से 1936 है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मानी है? 1938 मानी है। उसके बाद छायावाद उत्तर में इन्होंने दो भाग कर दिए हैं, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा इन्होंने 1938 से 1953 मानी है, जबकि नवलेखन की समय सीमा इन्होंने 1953 से अब तक मान ली है। ये रहा डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। अब हम लोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन को देखेंगे। तो इनकी पहले पुस्तक का नाम जान लीजिए, जो उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब? 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को यानी आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा और प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। याद कैसे कहेंगे? तो गणपति जो महाराज है यानी गणेश जी जो है, उनकी पूजा हम लोग सर्वप्रथम करते हैं, यानी वो प्रथम है, प्रारंभिक है। तो जब भी गणपति चंद्रगुप्त की बात आएगी इतिहास ग्रंथ को बांटने की, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन में आदि काल को क्या कहा है? तो क्या कहा है? प्रारंभिक काल। क्योंकि गणपति की पूजा से भी कोई पूजा प्रारंभ होती है। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने किस नाम से किया है? तो प्रारंभिक काल। और आरंभिक काल किसने कहा है? तो वो मिश्र बंधुओं ने कहा है। और उसके बाद है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? 1350 से 1600 ईस्वी तक मानी है। उत्तर मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? 1600 से 1857 ईस्वी मानी है। और आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? 1857 से अब तक मानी है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अभी आपने देखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों लोगों ने जो अपना काल विभाजन किया है उसमें समय सीमा किसमें रखी है? ईस्वी सन में रखी है। बाकी और लोगों ने अभी तक जितना हम लोगों ने देखा उन्होंने किस में रखी थी? विक्रम संवत में रखी थी। अब हम लोग डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो काल विभाजन है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं और इनके काल विभाजन को हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ हिंदी साहित्य का समस्त इतिहास को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था के रूप में बांटा है? तो किसने बांटा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को इन्होंने हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा है और जिसकी समय सीमा इन्होंने 1000 से लेकर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1000 विक्रम संवत से लेकर 1400 विक्रम संवत माना है। मध्यकाल जिसको इन्होंने हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा है, इसके 2 भाग इन्होंने किए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने 1400 से 1600 विक्रम संवत तक मानी है और उत्तर मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने 1600 से 1800 विक्रम संवत तक मानी है। और आधुनिक काल जिसको इन्होंने हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा है, किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसमें भी इन्होंने परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये नाम कहीं और आपने सुन चुका है, याद रखिए। तो हमने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम सुन चुका है। तो इन्होंने भी अपने आधुनिक काल को जो हिंदी साहित्य की युवावस्था है इसमें परिवर्तन काल की समय सीमा 1800 से 1900 विक्रम संवत से मानी है और वर्तमान काल की समय सीमा इन्होंने 1900 ईस्वी से अब तक मान ली है।
ये तो हुई विभिन्न विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब हम लोग हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन देखते हैं, जो सर्वमान्य है। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक। और आधुनिक काल में कौन कौन से है? पूर्व मध्य पुनर्जागरण काल, जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, और इसकी जो सीमा है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं, उसकी समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल, जिसको प्रसाद पंत निराला युग कहते हैं, उसकी समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। और प्रगतिवाद, जिसे हम एक अन्य नाम से साम्यवादी युग कहते हैं, उसकी समय सीमा है 1936 से 1942 ईस्वी तक। प्रयोगवाद काल, जो कि प्रयोगवाद के जो प्रयोगवाद के लाने वाले कौन थे? आगे थे, जिसको ताल सप्तक युग भी कहते हैं, और उसकी समय सीमा क्या है? 1942 से 1952 तक। जो नवलेखन, जिसे हम नई कविता कहते हैं, उसकी समय सीमा क्या है? 1952 ईस्वी से अब तक। ये रहा हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन। अब हम लोग हिंदी साहित्य के आदि कवि, जो कि विभिन्न विभिन्न विद्वानों के अनुसार, अब हिंदी साहित्य का आदि कवि किसने क्या माना है, किसको हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ध्यान दें। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तो पुष्पदंत यानी पुष्य या पुंड है। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश की वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा या सरहपाद है, जो कि सिद्ध थे, 84 सिद्धों में से एक थे। और राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा की समय सीमा क्या मानी है? तो 7वीं शताब्दी के जो कवि हैं सरहपा, इन्हीं को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल संस्कृत्यायन ने, और यही सर्वमत से मान्य है। और जो कि सरहपा क्या थे? 84 सिद्धों में से एक थे। ये सरहपा 84 सिद्धों में से एक थे, और यही सर्वमान दृष्टि से मान्य भी है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरहपा को ही रखा गया है, यही सर्वमान्य है। बाकी शिव सिंह सेंगर के अनुसार पूछे तो पुष्य पुंड है। राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है? स्वयंभू है। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार कौन है? सरहपा है। और यदि और पूछ लिया आपसे डॉक्टर गौरपति चंद्रगुप्त के अनुसार कौन है? तो शालिनीभद्र सूरी है। इस तरह से जो हिंदी साहित्य का आदि कवि होने का विवादास्पद प्रश्न है वो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।